ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्जाम प्रिपरेशन और अदर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। ये आज लेक्चर 32 है और ये लेक्चर 31 का दूसरा भाग है। लेक्चर 31 में हम लोगों ने ये पढ़ा था पर्यावरण क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है और इसके अलावा जैव मंडल क्या होता है, इन सब की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। पर्यावरण क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या हैं, उसके घटक क्या क्या हैं, उसके बारे में पढ़ा और इसमें हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो यह है कि पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र क्या है। ये मुख्य रूप से मेंस के काम का है। जब अगर आप पर्यावरण पर कोई निबंध लिखने वाले हो या कोई आंसर जो मेंस में एग्जाम में पूछा जाए तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है एक मटेरियल। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र है कहाँ। सबसे पहले देखा जाए कि पहले अध्ययन क्षेत्र केवल प्रकृति के जो बाह्य स्वरूप है, जो बाह्य स्वरूप दिखता था कि कहाँ इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, कहाँ वो है, तो ये बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे उसमें उत्कृष्टता बढ़ती रही तो उसके साथ में उसमें विशेषज्ञता भी शामिल होती गई। अब सिर्फ बाह्य स्वरूप को न देखा जाए, उसके अंदर स्वरूप का भी अध्ययन किया जाने लगा और उनके जो घटक हैं, जो अवयव हैं, उनका आपस में क्या संबंध है उसका भी अध्ययन किया जाने लगा। जैसे पर्यावरण में है, भौतिक भी है, जैविक भी है, जीव में भी कई जीव हैं, वो एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इन सब का अध्ययन भी अच्छे से किया जाने लगा। तो इसके अगर विषय क्षेत्र देखे जाए तो सबसे पहला है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। दूसरा है जैव मंडल के संगठक क्या क्या है, जैव मंडल किससे मिलकर बना है, कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। तीसरा है पर्यावरणीय प्रकोप, जो पर्यावरणीय प्रकोप जो होते हैं, हैजार्ड होते हैं वो। चौथा है पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण। पांचवा क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय अवनयन मतलब होता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या होना, कमी होना। और जब पर्यावरण में कोई अवांछनीय चीज मिल जाती है उसको कहा जाता है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध कैसा था। तो मानव जो है वो हम लोगों ने जब जो पर्यावरण है उसके कंपोनेंट जो पढ़े थे, उसके अवयव पढ़े थे और उसके जो संगठक पढ़े थे, दोनों में मानव शामिल था। तो एक तो भौतिक पर्यावरण जो होता है उसके एक संगठक के रूप में, उसके एक भाग के रूप में भी ये पर्यावरण को प्रभावित करता है और साथ साथ में पर्यावरण का एक कारक भी है, एक फैक्टर भी है। इसके कारण भी जो मानव होता है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो जो प्रकृति होती है वो सभी जीवों को प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। चाहे बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, गर्मी है, तो ये सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो भौतिक रूप से क्या था, ज़्यादा विकसित था। लेकिन सभी प्रभावों के की जो तीव्रता थी उसको कम करने की क्षमता किसमें थी, मनुष्य में थी। तो मनुष्य क्या हुआ, उन सभी प्रभावों को नियंत्रित करने में भी सफल रहा। उसने घर बना लिए तो बाकी जो वातावरण है उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचा रहा। भोजन की समस्या रही तो उसने भोजन उगाना स्टार्ट किया, शिकार भी करता था। तो इस प्रकार से जो मनुष्य था, मनुष्य ने प्रकृति को काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को कंट्रोल कर लिया। अब है कि मानव और प्रकृति के संबंधों का विकास कैसे हुआ। अब पहले मानव का प्रकृति के साथ में संबंध कैसा था, तो धीरे धीरे उसका विकास कैसा हुआ। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको लिखने के लिए क्या रहेगा कि जब आदि मानव काल में था तो आदि मानव काल में जैसे मनुष्य की स्थिति बिल्कुल अन्य जीवों से थी। अन्य जीवों जैसे प्रकृति से कुछ लेता था तो कुछ देता था। जैसे अन्य जीव क्या करते हैं, प्रकृति की जो फल होते हैं उनको खाते हैं, साथ में जो उनके जो बीज होते हैं उनको फैलाते हैं तो जंगल फैलता है। साथ में क्या करते हैं कि जो किसी जीव की संख्या अगर बढ़ती है तो उसके शिकार के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। तो इनको 5 चरणों में प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के विकास को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आखिर भोजन संग्रहण काल, जब मनुष्य शिकार करता था और जो चीज़ें उसको मिलती थी अलग अलग भाग में उसका संग्रहण करता था। तो स्टार्टिंग में प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता था, गुफाओं में वो रहता था, उसको हर चीज़ समझ में नहीं आती थी, उसका इतना मानसिक विकास नहीं हुआ था, हर चीज़ से वो नकारात्मक रूप से प्रभावित था। दूसरा है पशुपालन एवं जो चारण है उसका काल। तो इसमें क्या हुआ कि
मनुष्य में जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य ने ये सोचा कि जानवर को पाला जाए, तो मनुष्य ने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, उनसे मांस भी प्राप्त करना स्टार्ट किया, दूध प्राप्त करना स्टार्ट किया, उनका परिवहन में प्रयोग किया, तो कृषि में प्रयोग किया, कृषि में बाद में किया। तो इस तरीके से पशु को चराने का, पशु को पालने का काम करने लगा, ऐसा विकास हुआ। तो प्रकृति से वो चारा लेता था और जानवर लेता था। तीसरा आया कि पौध पालन व कृषि विकास। धीरे धीरे मनुष्यों को ये लगा कि जो पौधे होते हैं वो एक जगह क्यों ना उगाए जाए। इसी तरीके से मनुष्य जो है, मनुष्य ने कृषि करना सीखा और धीरे धीरे मनुष्य एक किसान बन गया, पौध पालन करने लगा और धीरे धीरे मनुष्य कृषि में भी रुचि लेने लगा। अभी मनुष्य शिकार से अपना पेट पालता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, तो कृषि भी करने लगा। इसके अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण का काल। जब मनुष्य बहुत ज़्यादा विकसित हो गया तो इसमें क्या हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और साथ साथ में क्या हुआ, औद्योगिकीकरण भी हुआ। ये स्थिति अभी वर्तमान काल की है और इसमें जो मनुष्य है वो प्रकृति को सबसे ज़्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। औद्योगिकीकरण के जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल काटने के अलावा जल में है, स्थल में है, वायु में है, हर जगह प्रदूषणकारी जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में मिलाए जा रहे हैं और जो प्रकृति के जो बड़े प्रभाव थे उसको भी कंट्रोल करने का काफ़ी काम मनुष्य ने किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से मनुष्य काफ़ी हद तक जो बीमारियां थी उनको भी कंट्रोल कर लिया, मृत्यु दर भी कंट्रोल कर ली। तो काफ़ी हद तक जो चौथा काल है वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा मनुष्य इसमें प्रकृति को प्रभावित कर। तो ये जो है वो पर्यावरण पर मानव का प्रभाव क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रभाव और दूसरा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। और जो प्रत्यक्ष प्रभाव होता है वो देखा जाए तो इसमें क्या होता है, भू उपयोग में परिवर्तन। मानो कैसे प्रत्यक्ष प्रभाव करता है, भू उपयोग में परिवर्तन। भू उपयोग में परिवर्तन कैसे करता है, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे बांधे, नहरें, नदी धारा में बदलाव कर देता है, तटबंध का निर्माण कर देता है, सड़क पुल का निर्माण भी करता है, साथ में खनन करता है। तो पृथ्वी का जो भू का उपयोग था, पहले जहाँ जंगल हुआ करता था, पहाड़ होते थे, वहाँ पे इन सब चीज़ों का निर्माण कर दिया जाता है। और इसके अलावा और देखा जाए तो मौसम रूपांतरण कार्यक्रम, अभी हम लोगों ने वो उपयोग में परिवर्तन पढ़ा। अब मौसम को परिवर्तित करने की शक्ति भी किसके पास है, मानव के पास है। अब मौसम में कैसे परिवर्तन करता है, मेघ बीजन। मेघ बीजन मतलब क्या होता है कि बरसात जब जहाँ पे बरसात नहीं होती वहाँ पे कृत्रिम बादल के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, मेघ बीजन किया जाता है। उसमें केमिकल का छिड़काव किया जाता है, आयोडीन का, जिससे क्या होता है कि कृत्रिम मेघ बनते हैं और वहाँ पे बरसात होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मेघ बीजन। तो मेघ बीजन को ओलावृष्टि को नियंत्रित करने में, ओलावृष्टि मतलब होता है ओलावृष्टि, तो ओले को गिरने की प्रक्रिया को भी मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा कंट्रोल कर लेता है। तो मौसम रूपांतरण कार्यक्रम भी मानव का होता है। इसके अलावा नाभिकीय कार्यक्रम, नाभिकीय कार्यक्रम जो होता है बहुत ही तेजी से और बहुत ही देर तक असर करने वाले परिवर्तन किससे होते हैं, मानव के नाभिकीय कार्यक्रम से। जैसे परमाणु दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ सबसे इतिहास की सबसे बुरी दुर्घटना थी वो चेरनोबिल है, यूक्रेन का। इसके बाद यूएसए का 3 माइल आइलैंड है, वहाँ भी एक घटना हुई थी। और जापान का फुकुशिमा, यहाँ भी दुर्घटना हुई थी। तो ये दुर्घटनाएं आपने वो भी सुना होगा, नागासाकी और हिरोशिमा, वहाँ पे जो बम गिराए गए थे, नाभिकीय बम, उसका असर आज भी लगभग 60-70 साल बाद आज भी उसका असर है। तो ये हजारों साल तक असर करने वाला ये एक कार्य होता है मनुष्य का, जो पर्यावरण को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा अन्य अगर परिणाम देखे जाए तो परिणाम क्या होते हैं, मनुष्य क्या क्या करता है, निर्वनीकरण करता है। निर्वनीकरण मतलब होता है कि वनों को हटा देना। मृदा अपरदन हो जाता है, चाहे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे से मनुष्य वनों को हटा देता है तो उसकी जड़ें जो मिट्टी को बांधे रखती थी, वो जड़ें बरसात के पानी के साथ में, मिट्टी जो है वो बरसात के पानी के साथ में बह जाती है और जो कीमती मिट्टी होती है वहाँ पे वो बह जाती है, वो ज़मीन कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब नालिका अपरदन मतलब होता है जो नदी होती है, नदी के किनारे होते हैं, तो नदी के किनारे की जो ज़मीन होती है, खेत होती है, तो वहाँ की ज़मीन में गहरे नालियाँ बन जाती हैं, गहरी नालियाँ बन जाती हैं, जो पूरे के पूरे खेतों को या जंगल को क्या करते हैं, नालियों में विभाजित कर देती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, अब नालिका
अपरदन, जैसा कि चंबल नदी में खासकर ये बहुत बड़ी समस्या है। हर साल लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र है किससे प्रभावित हो जाता है, अब नाली का अपरदन से। इसके अलावा बाढ़ भी आती है और जनधन की हानि होती है। ये सब करता है मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव होते हैं वो कहीं प्लान किए नहीं होते, वो बिना नियोजित नहीं होते, कोई प्लान नहीं होता, उनका कोई नियोजन नहीं होता, वो बिना सोचे समझे ही हो जाते हैं। अब इसमें लिखा जाए कि जैसे मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसके कारण ये जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं वो पैदा होते हैं। जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, मनुष्य क्या करता है, उद्योग लगाता है, तो उद्योग से क्या होता है, धुआं निकलता है, धुएं से वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण से फिर जो जीवधारी है और अजीब है, जीव और अजीब दोनों पे वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल पे जो डीजल है, डीजल गाड़ियों का खासकर प्रभाव पड़ा, उसका जो संगमरमर था उसका क्षरण होने लगा। ऐसी जो इमारतें होती है, मतलब जीवों पे तो होते ही है, अजीबों पे भी इसका असर होता है। इसके अलावा उसके और आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, कृषि के जो अवैज्ञानिक तरीके होते हैं। मान लीजिए खाद डालना है, रासायनिक खाद डालना है, कितना डालना है, कीटनाशक डालना है, कितना डालना है, कोई डिसाइड नहीं होता, जितना मन होता है उसमें उतना डाल दिया जाता है, और फिर उसके प्रभाव किस पे दिखते हैं, जो जीवधारी हैं उस पर दिखते हैं, जो उस फसल को खाते हैं उस पर दिखते हैं, और ये रसायन पानी में मिलके जमीन के नीचे चले जाते हैं, और जब मनुष्य उसको पीता है तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आते हैं। किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, स्किन डिसीज हो जाती है, और जो ऑर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, किडनी का खराब होना। तो ये सब क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, ये सोचे नहीं जाते। मनुष्य ने कभी नहीं सोचा कि कीटनाशक डालेंगे तो इससे किसी जीव की किडनी खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। उसने वो चीज़ की और वो बाद में पता चला कि इसका प्रभाव ये है, इसलिए प्रभाव को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव कहा जाता है। और ये परिवर्तन जो होते हैं मंद गति के होते हैं और पर्यावरण के अवयवों में मंद गति से परिवर्तन करते हैं। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में जो रसायनों का प्रयोग किया गया वो जब हरित क्रांति आई तब प्रयोग किया गया, और 40 से 50 साल बाद पता चला कि उसके कितने खतरनाक जो परिणाम अभी होने वाले हैं, परिणाम हुए हैं। तो इसने क्या किया, जो परिवर्तन था वो मंद गति से हुआ, और पर्यावरण के जो अवयव है, पर्यावरण की पंजाब की जो मिट्टी है, वहाँ का भूमिगत जल है, उसको उसने बहुत धीमी गति से परिवर्तन किया, जिससे लोगों को उसका अंदाज भी नहीं हुआ। और जब वो परिवर्तन एक बड़े रूप में सामने आया तब पता चला कि इसका इतना बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। अब इससे क्या हुआ परिवर्तन से, जब एक पारिस्थितिकी तंत्र की इन परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता से या सीमा से अधिक हो जाते हैं तब ये प्रदर्शित होते हैं। क्या होता है, जितना भी पारिस्थितिकी है वो हर नकारात्मक प्रभाव को सहने की क्षमता रखती है। एक सीमा तक वो इस नकारात्मक प्रभाव को सह जाती है और खत्म कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अगर मर जाते हैं, कोई जीव जंतु मर जाता है, तो पर्यावरण क्या करता है, उसको अपघटित करके वापस से, जैसे वो बने हैं पंचतत्व से, उस पंचतत्व में वापस से मिला देता है। उसका अपघटन सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी कर देते हैं। बाकी जो गिद्ध हुआ, कौवे हुए, कुत्ते हुए या बाकी जीव है, उसका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। तो ये परिवर्तन को प्रकृति या पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आत्मसात कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब ये परिवर्तन उसकी स्वीकार करने की सीमा से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये क्या होने लगते हैं, प्रदर्शित होने लगते हैं। अब जैसे क्या होता है, भूतापन, भूतापन सहन कर सकती थी पृथ्वी, लेकिन एक सीमा से जब ज़्यादा हुआ तो भूतापन क्या हुआ, भूतापन का प्रभाव दिखने लगा, ग्लेशियर पिघलने लगे, नदियों का जो पानी था वो कम हो गया। इसके बाद ओजोन परत का जो क्षरण है उसका भी बिल्कुल यही परिणाम हुआ। प्रारंभ में ओजोन को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन जब जो रेफ्रिजरेटर है, एरोसॉल है, इससे जब ओजोन परत का क्षरण हुआ, इसमें बहुत बड़ा छेद अटलांटिक जो अंटार्कटिका है वहाँ पे देखा, तो तब जाके पता चला कि ओजोन परत का जो परिवर्तन है वो कितना खतरनाक है। और दूसरा है, अगला है कि ये उत्क्रमणीय नहीं होते, मतलब अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो हम इसको वापस से नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है कि जैसा परिवर्तन हो गया तो हम लोगों ने फटाफट उसको वापस कर दिया, रिवर्स नहीं कर सकते इसको रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको सुधार सकते हैं, और सुधरने में भी बहुत लंबा टाइम इसमें लगेगा। और ये संचयी प्रभाव वाले होते हैं। संचयी प्रभाव वाले मतलब होते हैं कि अगर आप इन परिवर्तनों को करते जाएंगे तो इनके प्रभाव क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे, इसमें नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो जुड़ती जाएंगी, तो जहरीली चीज़ें हैं वो जुड़ती जाएंगी, इसलिए क्या होता है, इनका संचयी प्रभाव होता है। अब कुछ उदाहरण जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटनाशक, रासायनिक दवाओं और उर्वरक आदि के प्रयोग के द्वारा जहरीले तत्वों के पारिस्थितिकी तंत्र में विभोजन के द्वारा आहार जाल और आहार श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। आहार जाल क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो ये क्या करते हैं कि जो कीटनाशक है, जो उर्वरक है, जो रासायनिक दवाएं हैं, ये क्या करते हैं आहार श्रृंखला और आहार जाल में प्रवेश कर जाते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे डीडीटी और डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक जो पशुओं में दर्द के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाई है, ये मनुष्य में भी होती है लेकिन पशुओं में इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जब पशु मर जाते हैं तो ये डाइक्लोफिनेक जैसे जैसे लगाते जाते हैं बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, बॉडी में ये जिसको संचयी प्रभाव आता है तो वो संचय होता जाता है। और फिर धीरे धीरे जो जानवर खाते हैं, खासकर गिद्ध, वो खाते हैं तो उनकी किडनी खराब हो जाती है। इसी वजह से वर्तमान में गिद्ध जो है वो लगभग विलुप्त हो गए हैं। ये स्थिति कौवे के साथ भी है और काफ़ी जानवरों के साथ भी यही स्थिति है। डीडीटी है, डीडीटी जो है वो जो पक्षी इससे कीड़े मरते हैं, उन्हीं कीड़ों से क्या करते हैं वो डीडीटी एक दवाई है जो खेती में प्रयोग की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इससे कीड़े मरते हैं, कीड़ों को चिड़ियाँ खाती हैं, तो चिड़ियों के जो अंडे होते हैं उसमें जो भ्रूण होता है उसे विकसित होने से पहले ही अंडे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं या फिर भ्रूण विकसित नहीं होता। इसलिए जो चिड़ियाँ हैं उनकी कई प्रजातियाँ इसकी वजह से विलुप्त हो रही है। ये आपको एग्जाम में याद रखना है। डीडीटी और जो डाइक्लोफिनेक है ये क्या है और इसका प्रभाव क्या है। हम लोग देखते हैं अन्य उदाहरण को। अन्य उदाहरण देखा जाए तो औद्योगिक अपशिष्टों के जल स्रोतों में विमोचन से प्रदूषण जैसे शैवाल की समस्या, तेलवाहक जहाजों से रिसाव, जहरीले मिथाइल के रूप में पानी का विमोचन और एस्बेस्टस के रेशों का पानी में मिल जाना, ये कुछ अन्य उदाहरण हैं जिससे जो प्रदूषण है वो फैलता है और मानव इसको पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। खासकर ये जैसे पड़ा के तेलवाहक जहाज जो होते हैं कभी पलट जाते हैं या उनमें तेल का रिसाव हो जाता है, ये तेल पूरे सागर में फैल जाता है और वहाँ के इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। मछलियाँ मारी जाती हैं, उनके जो घर है, उनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जल स्रोत पूरे खराब हो जाते हैं और इसमें जब प्रदूषण जो जल स्रोत होते हैं उसमें मिलता है, खासकर जो कीटनाशक है नाइट्रोजन वाला, वो जब किसी तालाब में मिल जाता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में शैवाल की उत्पत्ति होती है। शैवाल लगभग हरे काई जैसा होता है, उस पर छा जाता है और ये शैवाल पानी से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और साथ साथ में पूरे तालाब को ये कवर कर लेता है। जैसे तालाब के अंदर धूप भी नहीं जा पाती, वहाँ की जो मछलियाँ हैं उनको, मछलियाँ और बाकी जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे पानी में सड़ान आने लगती है और पानी किसी उपयोग का नहीं बचता। तो ये शैवाल की समस्या है। और खासकर एस्बेस्टस एक धातु होती है जिससे खासकर प्लास्टिक जैसी चीज़ बनती है। आपने खासकर जो पहले लोहे की शीट आती थी, चादर आते थे, अब एस्बेस्टस के चादर आते हैं, तो ये छोटे छोटे रेसे होते हैं और ये रेसे पानी में घुल जाते हैं तो मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रदूषण करते हैं। इसके द्वारा मनुष्यों के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2000 प्रकार के रसायनों का विमोचन किया जाता है और ये रसायन क्या करते हैं, जो गर्भवती स्त्री होती है उसके गर्भनाल में प्रवेश करके भ्रूण तक चले जाते हैं और इससे क्या होता है कि या तो उसका समय से पूर्व प्रसव हो जाता है, भ्रूण जो होता है विकसित नहीं होता, या फिर उसका गर्भपात हो जाता है। तो ये समस्या आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे समस्या, इससे क्या होती है, और मेंस में भी आपको लिखने के बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा औद्योगिकरण व नगरीकरण से विभिन्न तत्वों का जल में विमोचन, जैसे क्लोरीन सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, सोडियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ये कुछ केमिकल हैं जो नगरीकरण हो रहा है। नगरीकरण में कुछ ऐसी चीज़ें उपयोग की जाती हैं और ये बाद में जल में मिलकर क्या करती हैं, मान लीजिए नाली में आपने छोड़ा, नाली कहीं ना कहीं किसी नाले में जाती है और ये नाले जाके किसी नदी में मिल जाते हैं। खासकर गंगा की बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे कई सारे, कानपुर हुआ, बाकी इलाहाबाद हुआ, खासकर हरिद्वार हुआ, तो ये हरिद्वार और कानपुर ये बहुत बड़े औद्योगिक नगर हैं, यहाँ पर बहुत बड़े उद्योग हैं। तो इन उद्योग से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सीधे गंगा नदी में मिला दी जाती है, जिससे गंगा नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा विकसित और विकासशील देशों में नदियों ने स्वाभाविक प्राकृतिक स्वरूप को खो दिया है, जिससे और उन्हें क्या किया है, परिवहन और मालवाहक नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। खासकर अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे नदियों का प्रयोग जहाज़ों को चलाने में किया जाता है, एक मालवाहक नाले के रूप में किया जाता है, और जो उनकी प्राकृतिक जो रूप था उसको खो दिया है। नहरों को बना के एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दिया है, जिससे उसके जो पानी तंत्र थे, इकोसिस्टम थे, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। इसके
इसके अलावा मौसम और जलवायु में मनुष्य ने क्या परिवर्तन किया, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो मेघ विजन पढ़ा था और जो ओलावृष्टि थी उसको कंट्रोल करने की जो मनुष्य की पावर थी उसने भी क्या किया था, मौसम और जलवायु को प्रभावित किया। इसमें क्या किया, औद्योगिकरण व भू उपयोग में परिवर्तन के कारण पृथ्वी तथा वायुमंडल में क्या हुआ, जो संतुलन था पृथ्वी और वायुमंडल में, वो संतुलन क्या हो गया, बदल गया, जिससे क्या हुआ, प्रादेशिक व वैश्विक स्तर पर मौसम व जलवायु में परिवर्तन हो गया। अभी आप अपने आसपास देखते होंगे कि कहीं लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर बरसात होती है और आपके क्षेत्र में बरसात नहीं होती, या आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बरसात होती है और वहाँ पे बरसात नहीं होती। जब इतने से कम अंतर पे इतना ज़्यादा जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा ये परिवर्तन आया है। इसके द्वारा मनुष्य द्वारा मौसमी दशाओं को किस रूप में परिवर्तित किया गया, ये वायुमंडल का जो निचले स्तर था उसका जो प्राकृतिक गैसीय संगठन था, कहा जाए कि क्षोभ मंडल सबसे निचला स्तर है, उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और हर गैस का अलग अलग क्या है, संगठन है, तो मनुष्य ने उस संगठन को ही परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल में जो प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं, जैसे मेघ विजन हुआ अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और जो अप्रत्यक्ष क्रियाएं हैं जैसे खनन और निर्वनीकरण या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो इसने क्या किया है कि जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन कर दिया है। जलवाष्प की मात्रा क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है, कहीं बहुत अधिक हो गई है। तो जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, खासकर बरसात में बहुत मदद करता है। तो इसी जलवाष्प के परिवर्तन के कारण मौसम और जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जलवाष्प में और साथ में क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल की जो गैस है, उनका गैसीय संतुलन है, उसको भी क्या किया है, इसने बिगाड़ दिया है। इसके अलावा निचले वायुमंडल में वायु धुंध या जो एरोसोल है उसने प्रवेश कर लिया है। एरोसोल क्या होता है, जो बड़े बड़े कण होते हैं किसी भी चीज़ के, वो उसमें ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं आ पाती, वो परिवर्तित होकर चली जाती है, और दूसरा ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को भी ये बढ़ाते हैं। इसी वजह से जो एरोसोल है, जो छोटे छोटे प्रदूषण के या छोटे छोटे ठोस कण है, जब ठोस गैस में मिल जाता है उसको एरोसोल कहा जाता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गए हैं। और इसके अतिरिक्त ऊर्जा का भी अतिरिक्त विमोचन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या जो ताप विद्युत गृह है, वो बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा को वहाँ पे वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। इससे जो ताप का संतुलन था, वो ताप का संतुलन भी इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसलिए वायुमंडल का ताप था कहीं ज़्यादा कहीं कम। जब आपने उसमें पढ़ा होगा, जो पृथ्वी की वायुमंडल है, वायुमंडल की जो लेयर है, उसमें जो ताप का ऊर्जा का एक संतुलन होता है, वो संतुलन इसके कारण पूरा का पूरा बिगड़ गया है। इसके अलावा ये जो अन्य प्रभाव देखे जाए कि मानव के प्रकृति पे या पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रभाव कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी दूंगा आपको, जब ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो फैक्ट है वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कि CO2 की मात्रा में वृद्धि, ये भी एक कारण है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के जलाने से पर्यावरण में CO2 के सांद्रण में वृद्धि हुई है। मतलब CO2 की जो मात्रा है वो क्या होती है, पर्यावरण में बढ़ जाती है। और CO2 का सांद्रण औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से मतलब है कि जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर चीज़ों का उत्पादन मशीनों से होने लगा, तो उत्पादन ज़्यादा होने लगा और उसकी क्वालिटी भी बढ़ी, और वहाँ से जो माल था वो पूरे विश्व में सप्लाई किया गया। और उसी समय पे अन्य देशों को गुलाम बनाने की, औपनिवेश बनाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी। इसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो उद्योग थे उसमें क्रांतिकारी बदलाव आया था। तो औद्योगिक क्रांति में जो इसके अगर पहले देखा जाए, औद्योगिक क्रांति के पहले कितना था, CO2 का सांद्रण 290 ppm था, पार्ट पर मिलियन। जो 290 ppm था, जो बढ़ के कितना हो गया था, जो पहले कितना होता था, कुल जो गैसें हैं उनमें कितना इसका भाग था, 0.029% ये था। वो ये बढ़ के कितना हो गया था, 379 ppm हो गया था। इसमें कितनी वृद्धि हुई, अर्थात इसमें लगभग 25% की वृद्धि हो गई है। मतलब अगर देखा जाए कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो CO2 थी और अभी उसकी मात्रा है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, लगभग 25% की वृद्धि हुई है। इससे क्या हुआ कि CO2 की खास बात ये होती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा ये काम करती है। तो ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है कि अगर ग्रीन हाउस मतलब होता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें पौधे ठंड से मर जाते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, उन्हें कांच के बॉक्स में रखा जाता है।
इसमें ये होता है, मान लीजिए कि ये कांच का एक बॉक्स है, ये कांच का एक बॉक्स है और इसमें कोई पौधा लगा है अंदर, और इसमें जब सूरज की किरणें आती हैं अंदर, तो सूरज की किरणें अंदर तो आ जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती, यहाँ से इसको फिर से वापस परावर्तित हो जाती हैं, और ये जो अंदर का बॉक्स है कांच का, वो क्या होता है, गर्म बना रहता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ भी गैसों का एक आवरण है, और वो गैसें क्या करती है, सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है लेकिन रात के समय उनको वापस नहीं जाने देती, उनको वापस से परावर्तित कर देती है। कुछ मात्रा जो होती है परावर्तित हो जाती है, कुछ यहीं पे ट्रैप हो जाती है, उसको यहीं पे फंस जाती है। इससे होता यह है कि रात के समय जब सूरज की रोशनी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं आती तो उस समय पृथ्वी का तापमान एकाएक गिरता नहीं है। अगर ये गैसें ना हो और ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी रात में जम जाए, जिस जगह पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है वहां पे क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाएगी और वहाँ के जीव जंतु मर जाएंगे। इसलिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो जरूरी है। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है और गैसों की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है, इससे पृथ्वी में गर्मी बढ़ने लगती है और इससे क्या होता है, भू तापन हो जाता है, भूमि का तापमान ज़्यादा बढ़ने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी की मात्रा एकाएक बढ़ जाती है, इससे बाढ़ आती है और कुछ समय बाद वो ग्लेशियर पिघल जाते, खत्म हो जाते हैं। तो जिन नदियों को ग्लेशियर से पानी मिल रहा था वो पानी नहीं मिलता, वो नदियाँ सूख जाती हैं। उसके किनारे बसे जो लोग होते हैं उनको ना तो पीने को मिलता है ना कृषि के लिए मिलता है, जिससे भुखमरी बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सब प्रभाव किसके हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव और भूतापन के हैं। तो इसके द्वारा क्या हुआ है कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई और CO2 सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के लिए। तो CO2 भी एक कंबल का काम करती है और जब कंबल की मोटाई अत्यधिक बढ़ जाए तो पृथ्वी का होने लगती है, गर्म होने लगती है। इसी के से क्या होता है कि CO2 के द्वारा पार्थिव विकिरण का मतलब होता है कि सूरज की वो रोशनी जो धरती से परावर्तित होती है उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण का अवशोषण इसमें ज़्यादा होता है, इससे तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये CO2 की मात्रा में वृद्धि का प्रभाव है। अगला प्रभाव है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत जो होती है O3, तो ओजोन परत में क्या होता है कि हमारे अगर वायुमंडल में देखा जाए तो वायुमंडल में एक गैस की एक परत है, वो क्या करती है कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वापस से ट्रांसफर कर देती है, जिससे वो हानिकारक पराबैंगनी किरणें बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पे आ पाती है। वो भी जरूरी होती हैं पराबैंगनी किरणें भी, लेकिन अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां, चाहे स्किन कैंसर हो, बाकी बीमारियां हो, वो होने लगती हैं। इसी वजह से ये क्या करती है, एक कवर का काम करती है और ये पृथ्वी को सुरक्षित करती है। तो लेकिन क्या है, मनुष्य ने कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग की जिससे ओजोन परत का क्या होने लगा, क्षरण होने लगा और ओजोन परत नष्ट होने लगी, उसमें छेद होने लगे। छेद से पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। अब किस किस चीज़ से खतरा होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जो स्प्रे के हैं, किसी भी चीज़ का जो स्प्रे करने वाले, चाहे आप डीओ लगाते हो, खासकर जो पेंट है, पेंट में भी स्प्रे वाले पेंट आते हैं, तो उसमें जो वो रसायन प्रयोग किया जाता है वो, और जो रेफ्रिजरेटर आपका जो फ्रिज होता है उसमें जो गैस प्रयोग की जाती है, एयर कंडीशनर जो AC होते हैं उसमें जो तरल प्रयोग किया जाता है, और जो सुपरसोनिक विमान जो होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से उड़ने वाले विमान होते हैं, तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। उसके कारण O3 का ऑक्सीकरण हो जाता है और O3 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, बदल जाता है वो O2 में। मतलब जो ऑक्सीजन, ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बनी होती है। इसमें 3 होते हैं, O3 होती है। तो O3 टूट के क्या बन जाता है, O2 बनने लगता है, ऑक्सीजन में बनने लगता है। इसी वजह से क्या होने लगता है, इसका क्षरण होने लगता है। तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते। क्या ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है, ये सब चीज़ें कि किस वजह से इसका क्षरण होता है और वो किस में बदल जाती है, O2 में बदल जाती है। चलिए, इसके बाद क्या होता है कि O3 के नष्ट होने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें का अवशोषण बढ़ जाता है। अवशोषण से क्या होता है, भूतल के तापमान में भी तो वृद्धि होती है। तापमान के साथ में चर्म कैंसर, चमड़ी के रोग, मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है, शक्ति होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। जल ग्रहण क्षमता, जो पृथ्वी की जल ग्रहण क्षमता होती है, फसल उत्पादन होता है, इन सब में क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये प्रभाव आपको याद रखने, सीधे पूछे जाएंगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इनमें से क्या, जो ओजोन परत है उसके नष्ट होने से इसमें क्या नकारात्मक प्रभाव है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसके बाद में क्या होता है, इससे प्रकाश संश्लेषण में क्या आती है, कमी आती है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं,
ये समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में क्या कमी आती है, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाते हैं उनकी भी संख्या में कमी आती है। तो जूप्लैंक्टन जो होता है वो कुछ मछलियाँ खाती हैं, तो उनको अगर इनकी संख्या में कमी होती है तो मछलियों को आहार नहीं मिलता, जिससे मछलियों की संख्या में भी कमी हो जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भारी मात्रा में मछलियों को पकड़ा जाता है, मछलियों का उत्पादन होता है, तो इनकी संख्या में कमी होने से उनका जो पारितंत्र है, समुद्री पारितंत्र है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो आपको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों को याद रखना है, दोनों की संख्या में कमी आती है, जिससे बाद में समुद्र का जो उत्पादन होता है, समुद्री जीवों का जो उत्पादन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उससे जुड़े जो लोग हैं रोजगार की समस्या भी पैदा होती है। साथ साथ में क्या होता है कि ये बहुत सारे लोगों को भोजन भी प्रदान करते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो लोगों के लिए भोजन की समस्या भी पैदा हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओजोन परत, देखिए आप कितना लंबा एक प्रभाव ओजोन परत का है। और इसमें क्या होता है कि कुछ जीवों की प्रजातियां होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं पराबैंगनी किरणों के लिए, और पराबैंगनी किरणें अगर आती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कुछ जल जीवों को, इसलिए वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। साथ में क्या होता है कि पराबैंगनी किरणों से जो फोटोकेमिकल जो प्रक्रियाएं हैं, फोटोकेमिकल मतलब सूरज की रोशनी के साथ जो प्रक्रियाएं होती हैं पेड़ पौधों में, वो हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। साथ साथ इससे क्या होता है कि जहरीले कोहरे का भी निर्माण होता है, और जहरीले कोहरा क्या करता है मनुष्य के लिए, साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। खासकर दिल्ली में आपने देखा होगा वो प्रदूषण के कारण होगा। तो ये सभी किसके प्रभाव हैं, ये मनुष्य के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव है। और ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आपको इसे सीधा पूछा जाएगा, तो खासकर आपको सीधे सीधे इसके जो प्रभाव है वो याद रख लेना है। O3 को याद रख लेना है, CO2 की मात्रा में वृद्धि से क्या होता है याद रख लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर जो डायरेक्ट अभी फॉरेस्ट्री का एग्जाम है रेंजर का, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, तो आप इसको याद रखें। और मैं इसके बाद में आपको इसके ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, जिससे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे ये आपको पता चल जाएंगे। आप इसका रिवीजन करें और फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आप कितना इसको समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।